सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ध्रुव संस्कृत गुरुजी संस्कृत पाठशाला में। हम पढ़ रहे थे संज्ञा प्रकरण और संज्ञा प्रकरण के ही क्रम में आज पढ़ेंगे हम ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा। ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा शुरू करने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती किसकी है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा अच वर्णों की होती है। संस्कृत वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं, अच और हल, जिनको हिंदी में हम स्वर और व्यंजन भी कहते हैं। तो स्वर जो हैं संस्कृत में वह 9 हैं और व्यंजन 33 हैं। जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होगी वो केवल स्वर वर्णों की होगी। तो स्वर को ही अच कहते हैं, अचाम स्वरः, अचों को ही स्वर कहते हैं। तो अच कितने हैं? 9 हैं। अ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, ये 9 स्वर हैं, 9 अच हैं। ठीक है। अब ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। विशेष बात यह है कि जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होगी ना, वो केवल अच की ही होगी। हल वर्णों की ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा नहीं होती है। ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्व जो धर्म है वो केवल अचों में ही है, हल वर्णों में नहीं है। सूत्र है ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। इसकी वृत्ति है ऊश्च 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 वह वाम काल इव कालो यस्य सोच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। तो यहाँ पर ऊश्च 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 3 प्रकार के उकार हैं। पहला उकार है ह्रस्व, दूसरा उकार है दीर्घ और तीसरा उकार है प्लुत। ठीक है ना। तो ऊ को यदि शब्द माने, ऊ शब्द के प्रथमा बहुवचन बनेगा वह, जैसे गुरु, गुरु, गुरवः, ऐसे ही ऊ, वह। ठीक है ना। तो वह कहने से एकमात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार और त्रिमात्रिक उकार। ठीक। एकमात्रिक उकार का मतलब ह्रस्व, द्विमात्रिक उकार का मतलब दीर्घ और त्रिमात्रिक उकार का मतलब प्लुत। तो ह्रस्व उकार, दीर्घ उकार और प्लुत उकार। ठीक है। वा कहने से बोध हो जाएगा। वाम, तो ऊ शब्द के षष्ठी बहुवचन में बनेगा वाम। तो वाम मतलब एकमात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार और त्रिमात्रिक उकार, अर्थात ह्रस्व उकार, दीर्घ उकार और प्लुत उकार। काल का मतलब होता है समय, इव मतलब अव्यय है की तरह, काल मतलब फिर से समय। ठीक है ना। यस्य, यह सर्वनाम शब्द है, सह भी सर्वनाम शब्द है, अच भी सर्वनाम शब्द है, क्रमाद मतलब क्रम से। दीर्घ ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात् मतलब होती है। ठीक। अब इसको समझते हैं। तो ऊ ह्रस्व है, तो ह्रस्व उकार के सदृश उच्चारण काल है जिस अच का, उस अच की ह्रस्व संज्ञा होती है। इसका मतलब यह है कि जितना समय एक ह्रस्व उकार को बोलने में लगता है, उतना ही समय यदि किसी अच को बोलने में लगता है तो उस अच की ह्रस्व संज्ञा होती है। ठीक है ना। ऐसे ही दीर्घ उकार, तो दीर्घ उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल है जिस अच का, उस अच की दीर्घ संज्ञा होगी। अर्थात जितना समय द्विमात्रिक उकार को बोलने में लगता है, जितना समय द्विमात्रिक उकार का हो अथवा दीर्घ उकार को बोलने में जितना समय लगता है, उतना ही समय यदि किसी अच को बोलने में लगता है तो उस अच की दीर्घ संज्ञा होती है। इसी प्रकार से प्लुत उकार, तो जितना समय प्लुत उकार को बोलने में लगता है, उतना ही समय यदि किसी अच को बोलने में लगता है तो उस अच की प्लुत संज्ञा होती है। ठीक है। और इसको विस्तार से समझते हैं। उकार है, तो उकार कैसा है? ह्रस्व उकार है। तो ह्रस्व उकार एक मात्रिक रहेगा, एक मात्रा है इसलिए एक मात्रिक। दीर्घ उकार द्विमात्रिक रहेगा, 2 मात्रा होने से द्विमात्रिक हो जाएगा। और प्लुत उकार त्रिमात्रिक रहेगा। ठीक है ना। तो यह है ह्रस्व यानी एक मात्रिक उकार। तो एक मात्रिक उकार के सदृश उच्चारण काल हो जिस अच का, उस अच की ह्रस्व संज्ञा होती है। सदृश मतलब समान, एक मात्रिक उकार के समान उच्चारण काल है। जितना समय एक मात्रिक उकार को बोलने में लगता है, उतना ही समय यदि किसी अच को बोलने में लगता है तो उस अच की ह्रस्व संज्ञा हो जाएगी। यह द्विमात्रिक उकार यानी कि दीर्घ उकार। तो द्विमात्रिक उकार के सदृश उच्चारण काल हो जिस अच का, उस अच की दीर्घ संज्ञा होती है। ठीक है ना। इसी प्रकार से प्लुत उकार,
तो इसको कहेंगे त्रिमात्रिक उकार। तो त्रिमात्रिक उकार के सदृश उच्चारण काल हो जिस अच का, उस अच की प्लुत संज्ञा होती है। ठीक है ना। एकमात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार और त्रिमात्रिक उकार के सदृश उच्चारण काल हो जिस अच का, उस अच की क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। एकमात्रिक उकार की सदृश उच्चारण काल वाले अच की ह्रस्व संज्ञा, द्विमात्रिक उकार के सदृश उच्चारण काल वाले अच की दीर्घ संज्ञा और त्रिमात्रिक उकार के सदृश उच्चारण काल वाले अच की प्लुत संज्ञा होती है। ठीक है ना। अब विशेष बात यह है कि इस प्रकार अचों के ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये तीन तीन भेद हो जाते हैं। ध्यान रहे कि यह सामान्यता कथन किया गया है, सब अचों के तीन तीन भेद नहीं होते हैं, पर हाँ यह तीनों भेद अचों के ही होते हैं, अन्य वर्णों के ये तीन भेद नहीं होते हैं। ठीक है ना। अब विशेष बात यह है कि महर्षि पाणिनि जी ने उकार कहा कि उकार के सदृश उच्चारण काल हो जिस अच का, तो भैया उकार से पहले तो अकार है। यदि वर्णमाला क्रम में देखें तो अ ई उ, यही तो क्रम चलेगा। तो प्रथम में अ है, फिर ई है, तो दो अक्षर पहले आ रहे हैं, दो अक्षरों के बाद में उकार आता है। तो उकार क्यों कहा, अकार कह देते, इकार कह देते, उकार कह दिया। तो एक लोकोक्ति मिलती है, कथन मिलता है कि जब महर्षि पाणिनि जी अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ को लिख रहे थे, अब लिखते लिखते एक दिन शाम हो गई थी, विश्राम के लिए जाना था उनको। अब उनको एक संज्ञा सूत्र लिखना था, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा सूत्र। ये जो संज्ञा सूत्र है, तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीन संज्ञाओं के लिए कुछ सूत्र रचना करनी थी। तो रात्रि अधिक होने से विश्राम के लिए चले गए। तो सुबह एकदम उनके कानों में एक मुर्गे की ध्वनि पड़ी, कुक्कुट ध्वनि। ठीक है। तो कुक्कुट पहले क्या था, मुर्गा बोलता था सुबह सुबह, तो लोग जाग जाते थे कि हाँ भाई अब भोर हो गई है, जाग जाओ, सुबह हो गई है। तो जब मुर्गा बोलता है तो मुर्गे की ध्वनि कुछ इस प्रकार से होती है, कुक्कुड़ुक्कू। जब पाणिनि जी ने सुना भाई कुक्कुड़ुक्कू, या इसमें कुक्कुड़ुक्कू में तीनों उकार हैं, एक ह्रस्व उकार है, एक दीर्घ उकार है और एक प्लुत उकार है। तो जो प्रथम का है उसमें जो ऊ है यह ह्रस्व उकार है। इसके बाद कुक्कुड़ु डा में जो ऊ है ना, यह दीर्घ उकार है। इसके बाद कुक्कुड़ुक्कू का में जो उकार है यह प्लुत उकार है। ठीक है ना। तो यह सुना तो पाणिनि जी के ध्यान में एकदम कुछ बात आई, तो उन्होंने ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करने के लिए उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इस सूत्र की रचना कर दी। ठीक है। क्योंकि कुक्कुड़ुक्कू में ऊ आता है, तो इसलिए महर्षि पाणिनि जी ने ऊ का विचार करके यह कह दिया। ठीक, आगे चलते हैं। अचाम ह्रस्वादि भेदाः, अचों के ये ह्रस्वादि भेद। ह्रस्वादि भेद में ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्यादि जो भेद हैं। देखो ह्रस्व जो भेद हैं, अच में जो ह्रस्व अक्षर हैं वह अ है, ई है, उ, रि और ऋ। क्यों, ये एक मात्रक हैं और इनका शीघ्र ही उच्चारण हो जाता है, त्वरित उच्चारण होने से ये ह्रस्व है। ठीक। अब दो मात्राएं जिनमें होंगी उनको दीर्घ कहेंगे। तो आ, ई, उ, रि, ए, ओ, ऐ, औ, ये दो मात्रा वाले हैं, द्विमात्रक हैं, इसलिए इनको दीर्घ कहेंगे। इनका थोड़ा सा उच्चारण लंबा होता है। इसके बाद आएंगे तीन मात्राएं वाले, जिनको हम त्रिमात्रक कहते हैं। उनकी प्लुत संज्ञा होती है, त्रिमात्रक की प्लुत संज्ञा होती है, इनका उच्चारण और लंबा हो जाता है। जैसे कि आ, ई, उ, इस प्रकार से इनका उच्चारण होता है। प्राय इनका प्रयोग वेद में होता है, लोक में भी सामान्यतः कभी होता है, पर प्राय वेद में इनका प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। क्यों जरूरी है ये तीन तीन भेद, अब इसको समझो। स्वरों की मात्राओं का यह वर्गीकरण अनेक पाणनीय नियमों में संधि, छंद, स्वर गुण वृद्धि, प्रत्यय आदि के लिए अनिवार्य होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कुछ को। जैसे संधि है, संधि में एक दीर्घ संधि आती है, इसका सूत्र अकः सवर्णे दीर्घः। तो अक से सवर्ण अच परे होने पर दीर्घ रूप एक आदेश होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो राम आयाति, यह प्रयोग है, रामधन आयाति। अब हमको बनाना राम आयाति, दीर्घ संधि करनी है, तो रामधन आयाति है। तो राम में मकार है, मकार में अकार लगा हुआ है, जिसको कहते हैं मकारोत्तरवर्ती अकार। तो राम के मकारोत्तरवर्ती अकार और आयाति का जो आकार है, इन दोनों के स्थान में आकार होगा। पहले दीर्घ जब करेंगे तो पहले देखो कि दीर्घ है क्या, तो दीर्घ कहने से आ, ई, उ, रि, ए, ओ, ऐ, औ यही उपस्थित होंगे। ठीक है ना। तो ये उपस्थित होंगे, ये दीर्घ हैं, इनकी दीर्घ संज्ञा होती है क्योंकि ये दो मात्रक हैं। अब यहाँ पर रामायाति में मकारोत्तरवर्ती आकार दीर्घ करना है ना,
तो मकार उत्तरवर्ती अकार और आयाति के अकार, इन दोनों के स्थान में आ आदेश हो जाएगा। ठीक, एक आदेश हो जाएगा आ। तो जब माँ में से आ निकल गया और आयाति में से आ निकल गया तो माँ हल हो गया और याति बचा, क्योंकि आ के स्थान पे आयाति का आ और माँ में जो आ है, इन दोनों के स्थान में एक आ आदेश हो गया, तो राम आ याति बन गया। अब मिला दो उसको, रामा याति, इस प्रकार से एक प्रयोग बन जाता है। तो यहाँ पर भी दीर्घ संज्ञा हुई है। तो दीर्घ करने से पहले हमको समझना भी तो पड़ेगा दीर्घ है क्या। तो जब दीर्घ पढ़ेंगे तो दीर्घ संज्ञा है। दीर्घ संज्ञा किसकी होती है? अच की होती है। तो जो द्विमात्रिक अच होते हैं उनकी दीर्घ संज्ञा हो जाती है। ठीक है ना। अब देखो आगे, छंद। श्लोक में छंद की गणना मात्राओं से होती है। अब मात्रा क्या है? मात्रा, इन अच को ही मात्रा कहते हैं। इसका ना एक मात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार, जो एक मात्रा वाला उकार है उसकी ह्रस्व संज्ञा, दो मात्रा वाला जो उकार है उसकी दीर्घ संज्ञा, ऐसी मात्रा मतलब अच। तो श्लोक में छंद की गणना किससे होती है? मात्रा से होती है। जैसे कि देखो, एक, वैसे तो बहुत सारे छंद हैं, बहुत सारे छंदों में से हम एक उदाहरण के लिए छंद ले लेते हैं, अनुष्टुप छंद। तो प्रत्येक छंद में 4 पाद होते हैं। ठीक है ना। तो 4 पाद होते हैं। जो अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद के प्रत्येक पाद में 8 मात्राएं होती हैं। ठीक है। तो अब पाद कितने? 4, तो 8 चौक 32, तो 32 मात्राओं का अनुष्टुप छंद होता है। ठीक है ना। अब मात्राओं की गणना कैसे होगी? यहाँ पर जो हल वर्ण है ना, उनकी गणना नहीं होगी। जैसे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब यहाँ पर देखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, यह एक पाद हो गया। तो का में आ है, एक मात्रा वाला हो गया। माँ में आ है, एक मात्रा, 2 मात्रा हो गई। णा हल है, इसमें कोई मात्रा है नहीं। फिर या है, या में ए लगा हुआ है, 3 मात्रा हो गई। बा में आ है, 4 मात्रा हो गई। धा में ई है, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 मात्रा हो गई। का में आ है, 6 मात्रा हो गई। रा में आ है, 7 मात्रा हो गई। सा आधा है, इसमें कोई मात्रा ही नहीं है। उसके बाद ता है, ता में ए है, 8 मात्रा हो गई। तो क 1, म 2, या 3, ये 3, वा 4, धी 5, का 6, र 7 और ते 8, 8 मात्रा होगी एक पाद में। तो प्रत्येक पाद में 8-8 मात्राएं रहेंगी। तो छंद जब बनाएंगे, छंद की गणना जो होगी तो केवल इसके आधार पर होती है, मात्रा के आधार पर 8 मात्राएं इसमें हो जाएंगी। ठीक है ना। इस प्रकार से छंद बन जाएगा। तो छंद में भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, यह है कुछ परीक्षोपयोगी प्रश्न। अब परीक्षा में आने योग्य जो प्रश्न होते हैं, हम गणना जिससे कर सकते हैं, अभ्यास भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा इति विधायकम सूत्रम किम। ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायक सूत्र है। प्रथम है अदर्शनम लोपा, दूसरा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तीसरा ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः और चौथा है हलंत्यम। इसमें से कौन सा होगा? ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अगला प्रश्न, केशां वर्णानां दीर्घ संज्ञा भवति। किन अक्षरों की दीर्घ संज्ञा होती है? तो अ ई लृ अथवा लृ ए ओ अथवा रि लृ औ अथवा ए ओ ऐ औ। किन की होगी? ए ओ ऐ औ, इनकी दीर्घ संज्ञा होगी। अगला प्रश्न है, केशां वर्णानां ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा भवति। किन वर्णों की ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है? अचाम, हलाम, अचाम हलाम च अन्यम। किसकी होगी? इसका सही उत्तर होगा अचाम, क्योंकि अचों की ही ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है, अच प्रत्याहारे कति वर्णाः भवन्ति। अच प्रत्याहार में कितने अक्षर होते हैं? 9, 14, 8, 10। सही उत्तर होगा 9। ठीक है ना। अच प्रत्याहार में 9 अक्षर होते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। पुनर्मिलामः। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली संज्ञा के साथ में। धन्यवाद।